हेलो एंड वेलकम यू ऑल ऑन इनॉर्फिक केमिस्ट्री। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम देखेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्यों यूज़ करते हैं? ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, आप लोगों को पता होगा, क्योंकि हमने अपने लास्ट लेक्चर की एंडिंग में आपको एक बात बताई थी। जैसे कि क्या बोला था कि दो बॉडी जिनके पास मास है उनके बीच में एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। सिमिलरली दो चार्ज बॉडीज के बीच भी एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। अब वो फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वही हमें बताता है क्या? कूलम्ब्स लॉ। इट गिव्स अस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज पार्टिकल्स ऑन द अदर। किसी एक पार्टिकल की वजह से दूसरे चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लग रहा है, ये हमें देता है कूलम्ब्स लॉ। तो चलिए, हमने दो चार्ज पार्टिकल्स लिए हैं जिसमें हमने पहले का नाम Q1 रखा है, दूसरे चार्ज पार्टिकल का नाम Q2 रखा है। ये स्मॉल Q1 Q2 यूज़ किया है, आप कैपिटल भी कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि ये स्मॉल चार्ज लिए तो हमने स्मॉल Q1 Q2 ले लिया है। ये दोनों ही चार्ज एक सेपरेशन पे रखे हुए हैं, इनके बीच की जो सेपरेशन है वो है R, ठीक है। तो कूलम्ब्स तो हमें बताता है कि जो फोर्स होता है इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बोथ दी चार्जेस। इन दोनों ही चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको हम देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ये था कूलम्ब्स लॉ का फर्स्ट पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट ऑफ कूलम्ब्स लॉ इज द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्ज पार्टिकल इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। ये चीज़ मैंने लिखी नहीं है, जब आप इसको थियोरेटिकल वे में लिखेंगे तो आप ये लैंग्वेज लिख सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है कूलम्ब्स लॉ का? इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसकी स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगी, तो इनके बीच का फोर्स क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। जैसे जैसे हम इसको दूर लेते जाएंगे इनके बीच का जो फोर्स होता जाएगा वो डिक्रीज होता जाएगा। जब फोर्स डिक्रीज होता जाएगा तो उस फोर्स को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ की फॉर्म में। लाइक अगर ये हमारा फोर्स है और ये हमारी डिस्टेंस है, सॉरी ये हमारी अगर डिस्टेंस है इस एक्सिस पर, ये हमारा फोर्स है, तो अगर इनके बीच का सेपरेशन बहुत कम है तो फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सेपरेशन बढ़ेगा फोर्स कम होगा, फिर सेपरेशन बढ़ेगा फोर्स और कम होगा, और ये कुछ वेरिएशन जो होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है ये फोर्स की वैल्यू क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो ये दोनों पॉइंट थे कूलम्ब्स लॉ के मेन। यहाँ से हम देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को क्या कर देंगे? कंबाइन कर देंगे। जब हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो हमारा बन जाएगा एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। अब ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों ही हमने पॉइंट्स को कंबाइन कर दिया है। अब आपको पता है जब हम एक प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को हम यहाँ पर जब लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा एफ इज इक्वल्स टू, हमने प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल्स टू लिखा है, और कांस्टेंट हमारा आ जाएगा के, और एज इट इज Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यही है आपका कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में कितना फोर्स लग रहा है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब आप Q1 Q2 की वैल्यू रखेंगे तो ये चार्ज आपको चाहे पॉजिटिव गिवन हो या नेगेटिव गिवन हो, तो आप केवल यहाँ पर इनका मैग्नीट्यूड रखेंगे। चलिए, अब बात आती है के। ये जो के है ये क्या है, ठीक है। अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं यहाँ पर के को लेकर। तो जो के है यहाँ पर, उस के की वैल्यू जो है उसको हम लिखते हैं के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। है कि 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट होता है, और एप्सिलॉन कांस्टेंट नहीं है। तो इस जो कांस्टेंट के को जो है वो हम यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन है ये जो होता है हमारा, ये मीडियम डिपेंडेंट होता है, मीडियम डिपेंडेंट, ठीक है। जैसे जैसे मीडियम चेंज होता है, अगर ये चार्ज पार्टिकल्स के रखने का मीडियम चेंज कर दें
तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स भी क्या हो जाता है, वेरी हो जाता है, ठीक है। बट अगर हम बात करें फ्री स्पेस की या वैक्यूम की, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो 8.98 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये यूनिट इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखेंगे। ये जो वैल्यू होती है ये वैलिड होती है फ्री स्पेस और वैक्यूम। और जो मोस्टली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो फ्री स्पेस या वैक्यूम के ही होते हैं। बट अगर ये मीडियम जो है वो चेंज कर दिया जाए यहाँ से, तो एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज हो जाएगी और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा ये कांस्टेंट के भी चेंज हो जाएगा। आप बोल सकते हैं द फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स इज डिपेंड्स अपॉन द मीडियम इन विच दे वर प्लेस्ड। ठीक है, मीडियम पे डिपेंड हो जाता है। जैसे ही आप अगर वैक्यूम में रखे हैं तो कुछ और फोर्स लगेगा, अगर सेम पार्टिकल्स को सेम डिस्टेंस पे आप किसी अदर मीडियम में रखते हैं, लाइक एयर, लाइक वैक्यूम से आप एयर में ले आए, एयर से आप वाटर में ले आए, वाटर से किसी और मीडियम में, ठीक है, तो उनके बीच का जो फोर्स होता है वो चेंज हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं एप्सिलॉन को लेकर। तो एप्सिलॉन नॉट जो है इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी क्या होता है, ये स्पेस या सराउंडिंग की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, जिससे क्या होता है कि आपका जो लगने वाला फोर्स है या ट्रेवलिंग स्पीड है लाइट की, जैसे कि आपने पढ़ा होगा जब आप रे ऑप्टिक्स भी पढ़ेंगे, 12th में भी पढ़ेंगे और आपने 10th में भी पढ़ा होगा, तो उनके बीच की क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है मीडियम चेंज होने पे। सराउंडिंग की कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होने से क्या होता है, उनके बीच के कुछ पैरामीटर्स भी वेरी कर जाते हैं। लाइक एप्सिलॉन नॉट, हमने यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लिया है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अगर आपके पास कोई अदर स्पेस है तो आप उसकी परमिटिविटी कैसे लिखेंगे, तो वहाँ पर जो परमिटिविटी आ जाएगी वो परमिटिविटी ऑफ मीडियम आ जाएगी, और परमिटिविटी ऑफ मीडियम को हम लिखते हैं एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपका फ्री स्पेस था तो आपकी परमिटिविटी थी एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये थी आपकी फ्री स्पेस के लिए। जैसे ही आपका स्पेस मीडियम चेंज हो जाएगा तो आपकी परमिटिविटी जो आ रही है, क्या आ रही है, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। मीन्स एप्सिलॉन नॉट में कोई एक टर्म जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कोई नंबर ही होगा। लाइक इसमें आपका 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट भी हो सकता है, 3.5 इंटू एप्सिलॉन नॉट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन आर होता है, इस एप्सिलॉन आर को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। अब इस रिलेटिव परमिटिविटी को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो एप्सिलॉन आर को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये इसका मतलब क्या हुआ, रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है वो परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का रेशियो होता है। सिंपल आप इसको याद रख सकते हैं। अगर आपको कोई अदर मीडियम दिया गया है तो आप क्या करेंगे, जो भी रिलेटिव परमिटिविटी दी गई है उस मीडियम की, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल एप्सिलॉन नॉट में, और यहाँ पर आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, चलिए हम देखते हैं कि ये कैसे परमिटिविटी अफेक्ट करती है। चलिए अगर हमने दो चार्ज पार्टिकल्स लिए, ठीक है, उन चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जब हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं फ्री स्पेस के लिए, तो हम उसको F1 नाम दे देते हैं। तो जब F1 कैलकुलेट करेंगे तो हमारा F1 क्या आ जाएगा, F1 आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। हम पहले फोर्स निकालते हैं फ्री स्पेस के लिए, तो हमारा फोर्स ये आ जाएगा। अगर सेम चार्जेस को हम किसी अदर मीडियम में ले जाते हैं तो हमारा फोर्स चेंज हो जाएगा, और फोर्स चेंज हो गया हमारा बन जाएगा F2, जिसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई। अब हमारा क्योंकि मीडियम चेंज हो गया तो ये एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन एम आ जाएगा, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये सारे फैक्टर सेम रहते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों ही फोर्सेस का क्या ले लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं। अगर हम इन दोनों का रेशियो लेना चाहेंगे तो F1 अपॉन F2 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए ये सारे ही फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा। जो आपके पास बचेगा
वो केवल बचेगा एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये 1 अपॉन एप्सिलॉन एम ऊपर चला जाएगा, 1 एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। और एप्सिलॉन नॉट एम को हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आप देखेंगे फिर से एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब आप देखेंगे कि दोनों ही फोर्सेस का रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ से आपने निकाला था F1 अपॉन F2, F1 अपॉन F2 क्या आ गया, एप्सिलॉन आर अपॉन 1। ठीक है, अगर आप फ्री स्पेस से इसका रेशियो लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ से आप F2 की वैल्यू जब कैलकुलेट करना चाहेंगे तो F2 इक्वल टू आ जाएगा F1 अपॉन एप्सिलॉन आर। देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, जो फोर्स है, फोर्स इन अदर मीडियम, और ये क्या है हमारा, फोर्स इन फ्री स्पेस। तो अदर मीडियम में आप देख रहे हैं फोर्स जो क्या हो रहा है, फ्री स्पेस के कंपेयर में डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि अगर कोई भी नंबर है, सपोज अगर F1 की वैल्यू 20 न्यूटन आई थी, तो हमारा जो F2 आ रहा है वो क्या आ रहा है, 20 अपॉन समथिंग। तो हम किसी एक फैक्टर से क्या कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं। अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू सपोज 2 है तो 20 अपॉन 2 हमारा फोर्स कितना हो गया, डिक्रीज हो गया, 10 न्यूटन ही बचा। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि फोर्स हमारा कैसा हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अगर हम फ्री स्पेस से कंपेयर करते हैं तब क्या होता है, क्योंकि फ्री स्पेस में ही सबसे ज़्यादा फोर्स लग सकता है, उसके बाद अगर हम किसी अदर मीडियम में जाते हैं तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। बट अगर हम दोनों ही कोई अदर मीडियम ले रहे हैं, लाइक एक वाटर ले लिया और एक हमने माइका ले लिया, तो इन दोनों ही मीडियम में क्या होगा, फोर्स हम नहीं बता सकते कि किसका कम होगा किसका ज़्यादा होगा, वो हम तब बता सकते हैं जब हमें उसकी रिलेटिव परमिटिविटी पता हो। तो ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम थोड़ा सा कंक्लूड कर देते हैं कूलाम्स लॉ को। तो कूलाम्स लॉ बेसिकली हमने क्या पढ़ा, तो फोर्स मिला हमें जिसकी वैल्यू थी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डॉट Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये है हमारा कूलाम्स लॉ का फाइनल एक्सप्रेशन। क्योंकि ये फोर्स है और हमें पता है फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है। नहीं पता है तो आज से पता कर लीजिए। और SI यूनिट इसकी न्यूटन होती है। अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होना जायज़ सी बात है। अगर कोई बॉडी रखी हुई है, आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो इसकी एक डायरेक्शन है पर्टिकुलर। अगर आप इधर से लगाएंगे तो इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ही हो जाएगी। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, SI यूनिट न्यूटन। अब आप बोलेंगे सर ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो मैंने इसके ऊपर एरो क्यों नहीं लगाया, और अगर एरो लगा भी दिया तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो अभी हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन हमने फाइंड किया ये क्या है, जस्ट इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, जब हम कूलाम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तब वहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है। तो मूव ऑन करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ पे। तो चलिए अब जब बात कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म की, तो वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो अब हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे ये जो फोर्स था उसकी मैग्नीट्यूड तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब उसकी डायरेक्शन क्या होती है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव चार्जेस हों, तो इनके बीच जो फोर्स लगता है वो कैसा लगता है, एक रिपल्सिव फोर्स लगता है। और रिपल्सिव फोर्स कैसा हो सकता है, चलिए आप इसको अभी रोकिए, आप देखिए जब Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा तो इसको रिपेल करेगा, मतलब इसको दूर तरफ थ्रो करने की कोशिश करेगा। तो इसको दूर करने की कोशिश करेगा तो इस पर जो फोर्स लग रहा है इसको हम नाम देंगे F21। F2 मतलब फोर्स ऑन टू, फोर्स ऑन Q2 बाई Q1 मतलब F2 पे फोर्स, Q2 पे फोर्स लग रहा है Q1 के थ्रू। तो इस टाइप के फोर्स को हम ऐसे डिनोट करेंगे F21। जब सिमिलरली हम बात करेंगे इस फोर्स पे, इस चार्ज पे फोर्स की, तो Q2 फोर्स लग रहा है Q1 पर, तो मतलब फोर्स ऑन Q1 बाई Q2। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फोर्स को डिनोट करते हैं वेक्टर फॉर्म में। चलिए अब हम बात करते हैं अगर दोनों ही चार्जेस कैसे हैं। अगर दोनों ही चार्जेस डिफरेंट हैं, तो जब डिफरेंट चार्जेस होते हैं तो डिफरेंट चार्जेस के बीच कैसा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। और अट्रैक्शन फोर्स कैसा होता है, एक दूसरे की तरफ लाने वाला। जब हम इस फोर्स की बात करेंगे, Q1 लगा रहा है Q2 पे अट्रैक्शन फोर्स, तो वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी F21 की। और सिमिलरली जब Q2 लगाएगा Q1 पे तो उसकी डायरेक्शन भी उसकी तरफ होगी, मीन्स चार्ज की तरफ। अभी चार्ज से दूर जा रहे थे, अभी चार्ज के पास आ रहे हैं जो फोर्स लगा रहा है। तो इस टाइप का जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं रिपल्शन फोर्स, और ये हमारा हो गया अट्रैक्शन फोर्स। इस तरीके से होती है इसकी डायरेक्शन। अब इसको फॉर्मूले में हम कैसे लिख सकते हैं, तो चलिए हम एक केस कंसीडर कर लेते हैं।
जो हम मानते हैं कि हमने ये जो लिया है इसी का सेम पार्ट। अब हम मानते हैं कि Q1 जो है वो Q2 पे फोर्स लगा रहा है, दोनों ही सेम चार्जेस हैं, तो इस पर कैसा फोर्स लगेगा, ये जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है, ये रिपल्सिव फोर्स है। तो रिपल्सिव फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, और आउटवर्ड होगी, इस फोर्स को हमने नाम दिया F21। अब इन दोनों चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है, उस सेपरेशन को हमने क्या बोला था, R, बट ये R क्या है, R है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब आप देखिए इसकी जो डायरेक्शन है वो ये है, बट इस डायरेक्शन को हम मोर इजीली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि F21 की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस R21 वेक्टर की डायरेक्शन के इक्वल होगी, सेम होगी। मीन्स जो डायरेक्शन इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की है वही डायरेक्शन क्या है, इस फोर्स की है। तो अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट कैसे है कि दो चार्जेस रखे तो एक सेपरेशन पे रखे होंगे। तो सपोज अगर ये R2 पॉइंट है और ये R1 है, तो इस R21 को हम कैसे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट आपको पता है ना, डिस्प्लेसमेंट हम कैसे लिखते हैं, अगर हम R21 की बात करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और वेक्टर क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट फॉर्म में आपको गिवन हो सकते हैं। चलिए अब इसको अभी आपकी इसको केवल याद रखिए। तो हम एक्सप्लेन करते हैं इस वेक्टर को R21 को। जब हम वेक्टर R21 की बात करते हैं तो वेक्टर के साथ क्या क्या होता है, वेक्टर के साथ होता है उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, R21 का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, और डायरेक्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं, डायरेक्शन डिनोट करते हैं यूनिट वेक्टर से। तो जब हम R21 की बात करते हैं तो इसका हमने यूनिट वेक्टर ले लिया है R कैप, ठीक है। ये हमें क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन है। और हमें चाहिए क्या है, हमें तो यही चाहिए ना, क्योंकि यही आर कैप क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन ही क्या है, इस फोर्स की डायरेक्शन। हमें चाहिए इस फोर्स की डायरेक्शन, तो वो आर कैप जो भी है इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन वही क्या हो जाएगी, इस फोर्स की डायरेक्शन। चलिए अब हम इस आर कैप को कैलकुलेट करते हैं। तो आर कैप को हम इधर रखेंगे, R21 को इसके नीचे ले जाएंगे, तो R2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R21 वेक्टर। हमें पता है हम R21 को कैसे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को R2 माइनस R1, दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही होता है हमारा। और सेम हम ऐसा करके इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन थर्ड, और इस इक्वेशन थर्ड को हम पुट कर देंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हमें क्या मिल जाएगा, आर कैप की वैल्यू क्या है, R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 माइनस R1। अब आप इस R को देखिए, तो ये R भी क्या है, ये R भी हमने सेपरेशन लिया था, और ये सेपरेशन क्या था, मीन्स डिस्प्लेसमेंट ही था। बट हम इस वेक्टर का क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड ले रहे थे अभी तक यहाँ पर, तो सेम हम यहाँ पर अब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस R21 को कैसे लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने इस R स्क्वायर को R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल स्क्वायर कर दिया है। अब हमने यहाँ पर आर कैप की वैल्यू पुट की है इक्वेशन थर्ड से, जो कि है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। सेम यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है, क्योंकि आर कैप क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये जो आपको अब मिला है F21 वेक्टर, यही हमारा क्या है, कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में। तो अब हम लिख सकते हैं F21 वेक्टर इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन लिख सकते हैं हम R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब, क्योंकि स्क्वायर और ये यहाँ पर ये क्यूब बन जाएगा, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और यही है हमारा कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ से क्या मिल जाएगी, ये यहाँ पर डायरेक्शन भी मिल जाएगी, और इसका मैग्नीट्यूड भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो डायरेक्शन होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन है वो क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस, द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ से आप ये कंप्लीट जो होता है वो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ होता है। चलिए एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं कूलम्ब्स लॉ से ही रिलेटेड, ठीक है। वो बोलता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन का मतलब बेसिकली जो यहाँ पर है वो है एडिशन, ठीक है।
एडिशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर लिखा है फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस पार्टिकल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज पार्टिकल ऑन द नियर बाई रीजन। देखिए इंट्रैक्शन लिखा है, इंट्रैक्शन का मतलब ये अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है, रिपल्शन फोर्स भी। जो भी फोर्स लग रहा है दो चार्जेस के बीच में, वो किसी तीसरे चार्ज के आने से क्या होता है, अफेक्ट नहीं करेगा। लाइक चलिए जगह नहीं है यहाँ पर, थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर ये चार्ज मेरा था और ये चार्ज था, इनके बीच में एक फोर्स लग रहा था F21, ठीक है। अगर ये Q1 था और ये Q2 था, अगर मैं यहाँ पर कोई तीसरा चार्ज रख देता हूँ तो इन दोनों के बीच ये जो फोर्स लग रहा है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है ये भी इस पर फोर्स लगाए और ये भी इस पर फोर्स लगाए, बट इस फोर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो होता क्या है कि इट मीन्स द फोर्स ऑन गिवन चार्ज पार्टिकल विल बी दी वेक्टर सम ऑफ डिफरेंट फोर्सेज एक्ट ऑन दी पार्टिकल। लाइक सिमिलरली अगर ये भी इस पर एक फोर्स लगाएगा तो इसको भी हम ले लेंगे एक फोर्स और इसको भी हम एक फोर्स ले लेंगे, बट इस फोर्स की आपको वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो अगर किसी पार्टिकल पे नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं तो हम उनको क्या कर सकते हैं, उनको वेक्टर एडिशन उनका ले सकते हैं और हमें वहाँ से क्या मिल जाएगा, एफ नेट मिल जाएगा, ठीक है। और इससे क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे फ्रेम होते हैं, ठीक है। हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्री में जब डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस रखे होंगे तो कैसे ये फोर्स एक्ट करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ, जिससे आपके जो भी कंसेप्ट आपने आज पढ़ा है वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।